हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हम फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं केमिस्ट्री का और नीट क्रैश कोर्स, राइट। तो हम कैसे कैसे अप्रोच करेंगे बेटा, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है और 2 महीने के टाइम में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, विल गो बाय द 11th केमिस्ट्री, 11th की केमिस्ट्री से जाएंगे एंड विल गो बाय द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली इट वाज अ गोल कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा आता है। उसमें एक और टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें से कुछ आता है। पर ज़्यादातर फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ 2 ही ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से ज़्यादा कुछ आता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम आपको 11th की तरह हम आपको 12th में नीट के क्रैश कोर्स में कराएंगे, क्योंकि 11th में देखिए एक चैप्टर कराने में 10 से 12 दिन लग जाता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, राइट। तो हम विल गो बाय द टॉपिक्स प्लीज, जो हमें पता है कि नीट में पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए, तो विल गो बाय दोज टॉपिक्स। जैसे हम गोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने ही आना है, स्टिचियोमेट्री पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो विल गो बाय दैट, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले जो टॉपिक्स हमारे पास वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं कि जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, सपोज x प्लस y gives you xy, कोई भी एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन जो है कुछ लॉज को फॉलो करता है, ठीक है। दोबारा जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे C प्लस O2 gives you CO2, ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है तो ये कुछ लॉज के अकॉर्डिंग हुआ है। उन सारे लॉज को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। समझ में आ गया हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर 5 लॉज आते हैं, तो हमने विल गो बाय द लॉज, मतलब हम पहला जो लॉ पहले आएगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला सबसे इजी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये बोलता है कि चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है जैसे स्टेट का चेंज होगा, बर्फ थी H2 सॉलिड मतलब बर्फ, ये कन्वर्ट हो गई H2 लिक्विड मतलब पानी में, ठीक है। तो जितना मास, सपोज 1 मोल है, 1 मोल यानी कि 18 ग्राम, अगर इसका मास होगा, रिएक्टेंट का मास होगा, तो 18 ग्राम मास ही प्रोडक्ट का होना चाहिए, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी सेम, ठीक है। चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो। अब केमिकल चेंज, जैसे हमने बोला केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे CaCO3 है, ये टूटा CaO में प्लस CO2, ठीक है बच्चों। तो क्या है कि सपोज इसका मास 10 ग्राम है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5.6 ग्राम, ये बनेगा 4.4 ग्राम। अब आप बच्चे बोलते हैं सर ये आपको सब 5.6 बनेगा, चलो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसका मोलर मास जो होता है वो 100 ग्राम होता है, इसका मोलर मास जो है वो 56 ग्राम होता है, और इसका मोलर मास जो है 44 ग्राम होता है। तो मुझे पता है कि अगर ये 100 ग्राम है तो 56 ग्राम CaO और 44 ग्राम CO2 ये बनेगा, ठीक है। अब तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी है कि चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये भी 100 ग्राम के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। अब हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक जगह एप्लीकेबल नहीं होता है ना बच्चों। ये कहां एप्लीकेबल नहीं होता, जब आप एटम बम होते, मतलब जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जब एटम बम फूटता है, ये तो सुना होगा या देखा होगा मूवीज वगैरह में, कि जब भी एटम बम फूटता है तो बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। तो वो एनर्जी कैसे बाहर निकलती है, वो एनर्जी निकलती है मास डिफेक्ट की वजह से। मास डिफेक्ट मतलब जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स होता है वो हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट से कम आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम होनी चाहिए, पर जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं तो मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा कम आता है, और वो जो कम होता है मास ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है।
यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सेप्शन क्या है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, इजी लॉ है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है? बोलो बोलो बोलो, आपने तो पढ़े होंगे अपनी क्लास में। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जो होता है तो वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सेकेंड लॉ क्या? सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन। ठीक है, ये प्राउस्ट ने दिया था, PROUST, फ्रेंच साइंटिस्ट था, 1799। ठीक, अब ये बोलता है क्या? अब ये जो बोलता है पहले समझिएगा, हमने बोला एक केमिकल कंपाउंड है CO2। अब CO2 को हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे C+H2 तो भी मेरा CO2 बन जाएगा, C+2O2 तो भी मेरा CO2 बन जाएगा, CaCO3 को तोड़ूंगा तो भी मेरा CO और CaO+CO2 बन जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि एक केमिकल कंपाउंड को आप कई तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, पर उस केमिकल कंपाउंड, ये जो केमिकल कंपाउंड है CO2, उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास, क्या बोला? उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास कंबाइन है, वो मास कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि मेरे पास CO2 है। अब आपको पता है कि कार्बन का अगर 1 मोल एटम आपके पास होता है तो उसका मास होता है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास होता है 16, 2 मोल एटम का मास 32। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास अगर CO2 है, इसका मतलब उसके अंदर 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अगर मैं बोलूं कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या हुआ, हम बोलेंगे 3:8, 4 3 12, 4 8 32। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड को आप कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, पर उस केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो भिन्न प्रकार के, यानी कि डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, वो एक सिंपल, उनके मासेस एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, इजी है, बहुत इजी है। अब आते हैं तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ क्या है बेटा? हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनमें से नीट में क्या क्या आ रखा है वो सब करेंगे। मैं यहाँ इस याद रखिएगा, मैं इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब यहाँ पे जो मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे इस क्रैश कोर्स में आपको नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स है या जो आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो लगभग सारे यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा, क्योंकि अभी पहला दिन है, पहला लेक्चर है, तो पहले फर्स्ट वी कंसंट्रेट ऑन थ्योरी, देन वी विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच मे कम इन द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ऊपर देखिए, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। पिछले वाले लॉ के 4 साल बाद डाल्टन ने ये लॉ दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने। किसमें? 1803 में। ठीक है, अब इसने क्या बोला मल्टीपल प्रोपोर्शन में? डाल्टन ये बोलता है मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि देखो बेटा, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स,
then the different masses of one element which combines with fixed mass of other bears a simple whole number ratio. ठीक है, जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने जो कंपाउंड बनाया वो बनाया CO और दूसरा कंपाउंड बनाया CO2. ठीक है, कार्बन एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हुए और भी कंपाउंड बनता है, C3O2 भी बनता है. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पहले यहां समझिएगा. तो दो कंपाउंड बनाए. अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम 16 ग्राम. CO2 में कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, एक एटम का मास अगर 16 ग्राम है तो दो एटम का मास कितना होगा 32 ग्राम. राइट. अब इसने बोला दो एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, दो एलिमेंट है कंबाइन हुए, दो कंपाउंड बनाए. इन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रख दीजिए. मतलब इन दोनों एलिमेंट्स में एक फिक्स मास, एक एलिमेंट का मास फिक्स रख दीजिए. हमारी किस्मत अच्छी है कि दोनों में कार्बन का मास फिक्स है. फिर आप क्या करिए, जो दूसरा एलिमेंट है, नहीं आया दोबारा से, दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन हुए, दो कंपाउंड बनाए. इन भिन्न भिन्न कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स रखना है. अगर है पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा आगे सिखा रहा हूं. ठीक है, तो एक एलिमेंट के मास को फिक्स रख दीजिए, कांस्टेंट रख दीजिए. फिर दूसरे एलिमेंट पे आइए, उस दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास कंबाइन होंगे. क्या बोला, उस दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास कंबाइन होंगे, जिनको अगर आप होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो. तो दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन हुए, दो कंपाउंड बनाए. उन दोनों कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए. दूसरा एलिमेंट है उसके जो डिफरेंट मासेस आएंगे उनमें आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. आया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. चलो इसका एक बेटर एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल देखते हैं. जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स हैं. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंपाउंड्स बनाए. कितने बनाए, N2O बनाए. फिर आपने NO सुना होगा, फिर आपने N2O3 सुना होगा, फिर आपने NO2 सुना होगा, फिर आपने N2O5 सुना. नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, आगे आगे सुनेंगे. ठीक है, अब इसमें सबके मासेस पहले देख लीजिए. मासेस ऑफ नाइट्रोजन, फिर मासेस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, फिर एक के मास को फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास आएंगे, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, देख लीजिए आप. तो अब पहले आप इन सब में हम जो अलग अलग एलिमेंट्स के मास है पहले वो लिख लेते हैं. ठीक है, जैसे N2O में नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14, दो नाइट्रोजन एटम का मास 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम, दो नाइट्रोजन एटम का मास 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम, दो नाइट्रोजन एटम का मास 28 ग्राम. है ना. अब मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, तीन ऑक्सीजन का मास 16 3 जा 48, दो ऑक्सीजन का मास 16 2 जा 32, पांच ऑक्सीजन का मास 16 5 जा 80. अब देखो क्या, ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये इतने सारे पांच ऑक्साइड्स बनाए हैं, पांच कंपाउंड्स बनाए हैं. इनमें नाइट्रोजन का मास अलग है, ऑक्सीजन का मास अलग है.
ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रखना है। क्या बोला था, एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट करना है। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में से किसको भी कांस्टेंट करें, तो किसी को भी कर सकते हैं, दोनों से लॉ प्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर सकते हैं, आप ऑक्सीजन के मास को भी फिक्स कर सकते हैं, लॉ दोनों से बराबर आता है, मतलब प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का मास लेते हैं, ऐसा मास लें जिनसे ये सारे डिविजिबल हो। तो 14 से डिविजिबल है 28, हाँ 14 से डिविजिबल है, फिक्स करना है, फिक्स करना है। ये 14 से डिविजिबल है, 14 ठीक है, मतलब हमने क्या किया, 28 का 14 कर दिया, 28 का 14 कर दिया, तो 16 का क्या हो जाएगा, जब इसका आधा करोगे तो इसका भी आधा हो जाएगा। इसका 14 रखा तो ये 16 ही रहेगा, इसका 28 से 14 किया तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, 48 का कितना करना पड़ेगा, 20 को। समझ में आया, ये 14 है, यहाँ पे भी हमने जो फिक्स किया वो 14 है, जो 32 है वो भी 32 रहेगा। अब यहाँ पे हमने 28 है, हमने फिक्स किया 14, क्योंकि सब एक को कांस्टेंट करना है ना बेटा, तो नाइट्रोजन को हमने ऐसा 14 कांस्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे 28 का 14 किया तो 80 का कितना रहेगा, आधा जाएगा ना, ये 14 इसका आधा है, तो 28 ग्राम N2O5 में, इसको रीड ऐसे कर रहे हैं, N2O5 में 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड हो रही है 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आप नाइट्रोजन के मास को आधा कर देंगे, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन का मास भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, जैसे इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स था, फिर क्या था, तो दूसरा एलिमेंट था ऑक्सीजन, उसके अलग अलग मास आ रहे थे, हर यहाँ पे भी ऑक्सीजन के अलग अलग मास आ रहे हैं। फिर क्या था, ये अलग अलग मास दूसरे एलिमेंट के आते, इनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, 8 बन जाए 8 2 या 16, 8 3 24, 8 4 या 32, 8 5 या 40। समझ में आया, तो यह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो बोलिए, आया समझ में, पक्का। ठीक है, अब आते हैं चौथे लॉ पे, और वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या गा दूं, ये समझ में आ गया होगा, आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, किसने दिया था, रिचर। कब दिया था, 1772 में। तो बच्चा बोलते सर लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा लॉ है बेटा ये, ठीक है, थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा लॉ है। आज पहला वीडियो, आज आप शॉर्ट में देखिएगा, कल से जल्दी वीडियोस बनेंगे। आज थोड़ा पहला वीडियो है, मैंने आपको डेमो की तरह देखना है। 1772 रिचर है, इसने क्या बोला, दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करना है विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, इन दोनों को, दो एलिमेंट ए और बी, एलिमेंट ए एलिमेंट बी, इनको क्या करना है, सी के साथ फिक्स करना है। ठीक है, सी के साथ फिक्स करना है, ऐड करना है। तो सपोज ए और सी, दोबारा बोल रहा हूं, दो अलग अलग एलिमेंट लिए, और ये थर्ड एलिमेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, और ये आपका थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो अलग अलग एलिमेंट्स को तीसरे एलिमेंट के साथ, जो कि कॉमन एलिमेंट होगा, उसके साथ ऐड करना है, कंपाउंड बनाना है। ठीक है, कंपाउंड बना दिया, यहां पे बना AC और यहां पे बना BC। ठीक है, ठीक है, अब ये जो दो अलग अलग एलिमेंट्स थे,
ए और बी, जो कि सी के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, ये दोनों आपस में भी कंबाइन होंगे और तीसरा कंपाउंड बनाएंगे ए बी। आया? ठीक है, अब क्या करिए, ये जो तीन कंपाउंड बने इनको एक ट्रायंगल बनाइए, उसमें यहां लिख दीजिए, एक साइड ए लिखिए, एक साइड बी लिखिए, एक साइड सी लिखिए। ठीक है, आपको जल्दी समझ में आएगा इसलिए बोल रहा हूं। ए और बी मिला के क्या बनाएंगे? ए बी और सी मिला के क्या बनाएंगे? बी सी। और ए और सी मिला के क्या बनाएंगे? बी सी। ठीक है, अब हमारे पे क्या थे? ए सी थे और बी सी थे, ए सी और बी सी। ठीक है, इसमें सी के मास को कांस्टेंट कर दीजिए 10 ग्राम 10 ग्राम। ठीक है, दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन हुए। अब मैं लाइन चेंज कर रहा हूं, तीसरे एलिमेंट के साथ तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ चेंज हुए, कंबाइन हुए। सॉरी, तो ए का कुछ मास होगा, सपोज ए का मास है 2 ग्राम, बी का मास है 4 ग्राम। ठीक है, यानी कि एसी में 2 ग्राम ए 10 ग्राम सी के साथ कंबाइंड है और पीसी में 4 ग्राम बी 10 ग्राम सी के साथ कंबाइंड है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, हम रेड मान रहे हैं ना। अब जो सी का कांस्टेंट मास है, क्या बोला? सी का कांस्टेंट मास है, उसको भूल जाइए। ठीक है, ए और बी के मास का रेशियो निकाल लीजिए, ए अपॉन बी कर लीजिए, जो कि फिक्स मास ऑफ सी के साथ कंबाइन हो रहा है। तो कितना? ए का 2 ग्राम, सपोज बी का 4 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, फिर ये ए और बी समझ में आया, दो एलिमेंट है, उनके अलग अलग मासेस फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो जो फिक्स मास है थर्ड एलिमेंट का, उसको साइड में कर दीजिए, उसको नहीं देखना है। जो आपके अलग अलग एलिमेंट्स है विच आर कंबाइनिंग विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, उन मासेस का रेशियो निकाल लीजिए। पहला रेशियो हो गया, रेशियो फर्स्ट, दिस इज अवर रेशियो फर्स्ट। फिर जब ए और बी आपस में कंबाइन होके थर्ड कंपाउंड बना रहे हैं ए बी, तो उसमें भी इनके कुछ मास का एलिमेंट होगा। सपोज मैंने बोला यहां पे भी 2 और यहां पे भी 4 है। ठीक है, क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो अभी मैंने बोला सपोज वही मास है, तो इस मास का रेशियो निकाल लीजिए। ये कहां से आया? ये वाला मास का रेशियो कौन सा है? जब ये आपस में कंबाइन हो। ये मास कौन सा है? जब ये सी के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो। ठीक, तो या अब जब आप दो रेशियो लिखेंगे, ये वाला रेशियो कौन सा है? कि व्हेन ए एंड बी आर कंबाइनिंग विद अ फिक्स्ड मास ऑफ सी। एग्रीड? और ये वाला रेशियो कौन सा है? ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर कंबाइनिंग विद देमसेल्व्स। ठीक है, अब ये जो दो रेशियो होंगे, क्या बोला? या तो जो ये दो रेशियो होंगे या तो ये सेम होंगे। लॉ ये बोलता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कि जो दो रेशियो है या तो ये दोनों सेम होंगे या इन दोनों रेशियो का रेशियो सॉरी बच्चों, इन दोनों रेशियो का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। इन दोनों रेशियो का रेशियो कैसे निकलेगा? ए अपॉन बी क्या है? पहला 2/4 था, फिर 2/4 यानी कि 1:1 है ना। या तो दोनों रेशियो सेम होंगे, रेशियो सेम होंगे तो 1:1 फाइनल रेशियो आ जाएगा। या हो सकता है कि ये रेशियो सेम ना हो, ये 4 ग्राम है और ये 6 ग्राम है। यहां पे क्या था? 2 ग्राम ए 4 ग्राम बी सी के फिक्स मास के कंबाइन था। ठीक, ये रेशियो था 2/4, फर्स्ट रेशियो बोल रहे हैं। और यहां पे क्या होगा? जब वो आपस में कंबाइन होकर ए बी बना रहे हैं, ठीक है, तो इनका रेशियो, इनके जो मास है वो अलग अलग है, 4 ग्राम और 6 ग्राम। तो अब ये दोनों रेशियो सेम नहीं है। ये वाला रेशियो कौन सा? When A and B are combining with the fixed mass of C. और ये वाला रेशियो कौन सा? This is the ratio of A and B when they are combining with themselves.
आया। तो या तो ये दोनों रेशियो सेम होनी चाहिए, लॉ क्या बोलता है, या तो ये दोनों रेशियो सेम होनी चाहिए, या इन दोनों रेशियो का रेशियो, क्या बोला, या इन दोनों रेशियो का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। अब रेशियो निकालेंगे तो 2/4 is to 4/6 कितना जाएगा, बोलो कितना जाएगा, 3:4 आ जाएगा, विच इज सिंपल होल नंबर। समझ में आया? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है कि when two elements they are combining with a fixed mass of third element, ठीक, then calculate their ratios, calculate the masses of their ratios, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इस रेशियो को उस रेशियो से कंबाइन करो जब वो आपस में खुद कंबाइन हो, या तो दोनों रेशियो सेम होंगे, या इन दोनों रेशियो का रेशियो एक सिंपल होगा रेशियो। आया समझ, नहीं आया तो आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, अगर नहीं आया तो आई विल गिव यू द अनदर एग्जाम्पल। नहीं आया चलो विल ट्राई अनदर एग्जाम्पल। चलिए ऊपर देखो, मैं 3 एलिमेंट लेता हूं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। आई एम टेकिंग 3 एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू फॉर्म CO, लेट वी आर टेकिंग CO। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म H2O, ठीक है। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन themselves are combining to form CH4 या C2H6 कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब क्या करिए, यहां पे C लिख दीजिए, यहां पे H लिख दीजिए, यहां पे O लिख दीजिए, ठीक है। यहां पे कौन बनेगा, CO, यहां पे कौन बनेगा, H2O, यहां पे कौन बनेगा, CH4। फिर क्या करना है, कोई से भी 2 कंपाउंड पकड़ने हैं। यहां पे कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, मास का रेशियो निकालना। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, जिसका मास कॉमन है उसको साइड में कर दीजिए। यही था कि when two elements combine with a fixed mass of third element, तो अब क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो निकाल लीजिए when they are combining with a fixed mass of oxygen। कितना आया, 12/2 6:1 आया, ठीक। फिर क्या करना है, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में भी कंबाइन हो, ठीक है। जब ये आपस में कंबाइन होके नया कंपाउंड आ रहे हैं तो उसमें भी इनके मास का रेशियो निकालेंगे। कार्बन का मास 12 होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन है तो यहां पे 4 है, तो 3:1, ठीक। अब या तो ये दोनों रेशियो सेम होंगे, क्या सेम है, क्या ये सेम है, नहीं है, या इनके रेशियो का रेशियो पहला कितना आया था, 6/1, दूसरा रेशियो क्या आया, 3/1, तो क्या आ गया, 2:1, बस सीधा सिंपल रेशियो। एग्रीड? आया बच्चों समझ? तो ऐसे करना है, जब नहीं आएगा तो ना बोलेंगे, ठीक है। तो कितने लॉज हो गए हमारे, 4 लॉज हो गए। कौन सा चौथा लॉ कौन सा, पहला लॉ कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा कौन सा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जो हम करेंगे बेटा, अभी ना आज फर्स्ट वीडियो है तो आज आप डेमो देख लीजिए, आपको समझ में आता है। कल से फिर मैं लेंथी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। आज आप इन लॉज पे कंसंट्रेट करिए, इन लॉज में से कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है पूछना तो मस्त है, ठीक है बच्चों। तो आज इसको देखिए, फिर अगले लॉज में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।